हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये 2016 का विज्ञान का पेपर है। दोस्तों साइंस का पेपर है। आज मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं एग्जाम में और 2016 में किस टाइप के आए थे। इस पेपर से आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है। जिन बच्चों ने काफी कुछ पढ़ भी रखा है उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है 2024 के एग्जाम के लिए। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं आपको कि बोर्ड जो है हर 4 साल बाद क्वेश्चन पेपर को रिपीट करता रहता है। हर 4 साल बाद क्वेश्चन पेपर को रिपीट करता रहता है, जिससे आपको 2016 के फंसने के चांस बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों इसमें से दोस्तों लगभग आधे से कुछ कम जो क्वेश्चन है वो इस पेपर में से ही फंसने वाले हैं। जिन बच्चों ने बहुत कुछ पढ़ रखा है उनके लिए भी फायदेमंद है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए भी फायदेमंद है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इस टाइप का जो पेपर आता है, कोड आता है, उसको हमें OMR शीट में भरना होता है, या आप OMR शीट में भर लेना, गोले भर देना, ठीक है। और दोस्तों देखिए 3 घंटे जो 15 मिनट होती है इसकी अवधि होती है, और 70 नंबर का पूर्णांक होता है। इसमें 70 नंबर का पेपर होता है। और दोस्तों 15 मिनट ये तो आपको पता ही है, प्रारंभ में हर परीक्षार्थी को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, निर्धारित होते हैं, ठीक है। और दोस्तों आवश्यक सूचना में क्या है कि ये प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है यानी बटा हुआ है, ठीक है। पहला खंड में बहुविकल्पी आएगा, दूसरे में 4, जिसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। अब दोस्तों चलिए अगला पृष्ठ खोल लेते हैं। अब दोस्तों देखिए यहां क्या बताया गया है, प्रत्येक खंड के सभी करना आवश्यक है, सभी प्रश्नों को करना जरूरी है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अब दोस्तों देखिए लास्ट में ये क्या बताया गया है चौथे खंड में कि सम्मुख मतलब उसके सामने ही उसके प्रश्न के अंक दिए जाएंगे कि कितने नंबर का ये क्वेश्चन है, कितने नंबर का नहीं है, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार उत्तर पुस्तिका में हम नामांकित चित्रों को रासायनिक समीकरण द्वारा भर देंगे। अब दोस्तों देखिए जो के खंड है हम इसको करते हैं। सबसे पहला जो खंड है हमारा के है, तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे 4। तो देखिए पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 का के खंड जो है, तो उसमें क्या गया है, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब होगा, यानी 2 फोकस दूरी पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा दोस्तों देखिए लेंस की बात चल रही है, ना कि दर्पण की। और लेंस भी कौन सा है, देखिए उत्तल लेंस है, ठीक है। काफी बच्चे दर्पण समझ के इस पर गलत कर आएंगे, लेकिन ये लेंस की बात चल रही है। तो दोस्तों उत्तल लेंस के सामने रखी है, तो उसका राइट आंसर जाएगा हमारा 2f को, यानी कि 2 फोकस दूरी पर। अब दोस्तों देखिए खेखंड जो है हमारा, प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक या कम होता है, ठीक है, सबसे कम होता है। दोस्तों मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि प्रकीर्णन सबसे ज्यादा का सबसे कम और विचलन तरंग दैर्ध्य सब कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपने बहुत कुछ पढ़ भी रखा है उनके लिए भी है, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए भी है। तो दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक करते चलें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही काफी ज्यादा मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो को बनाने में। तो लाइक करना ना भूलें, जरूर से लाइक कर दें, अभी लाइक कर दें। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या बताया गया, प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो दोस्तों प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम, वो लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा खंड 4 को, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको डिटेल में बता दूं कि कौन से प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम और सबसे अधिक होता है, और क्या इसकी पूरी मैंने लिख रखी है बहुत ही आसान तरीके से, आप इसको समझ जाएंगे। आप कहीं भी कोई सा भी इसका क्वेश्चन एक भी अगर प्रकीर्णन से आएगा प्रकीर्णन, और तरंग दैर्ध्य से आएगा तरंग दैर्ध्य, और अपवर्तनांक से आएगा अपवर्तनांक, आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। दोस्तों क्या होता है कि काफी स्टूडेंट इन्हीं के अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि प्रकीर्णन, विचलन, अपवर्तनांक, प्रकीर्णन, विचलन, तरंग दैर्ध्य ये सब क्या है, कि किसकी अधिक है किसकी कम है, कि बैंगनी की कितनी है, बस इनमें ही उलझे रहते हैं। तो दोस्तों मैंने ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने लिख दिया है। देखिए बैंगनी रंग और लाल रंग, बस इन दोनों ही रंग की पूछता है और ज्यादा की नहीं पूछता। एग्जाम में ज्यादातर यही पूछती है, बैंगनी रंग और लाल रंग।
अब दोस्तों मैं बता दूं कि प्रकीर्णन जो होता है बिखराव को कहते हैं, प्रकाश के बिखराव को, ठीक है, प्रकाश बिखरने को ही प्रकीर्णन कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, विचलन जो सबसे ज्यादा होती है, विचलन सबसे ज्यादा होती है बैंगनी रंग में, और अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है बैंगनी रंग में, और प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है बैंगनी रंग में। अब तरंग दैर्ध्य की बात आ जाए तो सबसे कम होती है बैंगनी रंग में, और दोस्तों बाकी जो इसमें सबसे ज्यादा है वो लाल रंग में सबसे कम। देखिए विचलन सबसे कम इसमें सबसे ज्यादा थी, अपवर्तनांक सबसे कम इसमें सबसे ज्यादा था, और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम इसमें सबसे ज्यादा था। और तरंग दैर्ध्य की बात करें तो दोस्तों इसमें तरंग दैर्ध्य लाल रंग में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, इसमें सबसे कम होती है तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग में, और लाल रंग में तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। बस इतना पॉइंट आप याद रख लें तो मैं उम्मीद करता हूं आप कोई भी प्रश्न इसका गलत नहीं करके आएंगे तरंग दैर्ध्य से, ठीक है, ना ही तरंग दैर्ध्य का गलत करके आएंगे और ना ही अपवर्तनांक का, ना ही प्रकीर्णन, कुछ भी पूछ ले आप इसको याद कर ले, आप अच्छे से क्वेश्चन पे लग जाएंगे दोस्तों। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप इसे अप्लाई करके लॉन्ग क्वेश्चन बनाकर भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अगला हमारा जो प्रश्न होगा दोस्तों, हमारा जो अगला सवाल है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, तो दोस्तों काहे का फिलामेंट होता है, कौन सा फिलामेंट होता है, तो टंगिस्टन धातु का। जो गूंज होती है बिजली के बल्ब के अंदर जो जलती है, उस गूंज को टंगिस्टन धातु की फिलामेंट बोलते हैं, वो टंगिस्टन धातु के बना होता है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बी और ए और फाई, ठीक है, क्रम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र व फ्लक्स के संकेत हैं, इनके बीच संबंध है। तो दोस्तों क्या होगा, तो फाई बराबर बी इंटू ए, तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों ये आप क्वेश्चन नंबर 2 खुद से लिखना, मैं बता दूं कि कैसे बनाना है, बहुत ही आसान होते हैं। देखिए ए वायु को दर्शाते हैं, और एन अपवर्तनांक सापेक्ष को दर्शाता है, डब्ल्यू ध्रुव यानी वाटर को, पानी को, ठीक है, दर्शाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि वायु के सापेक्ष किसी ध्रुव का क्रांतिक कोण से मुराद है यहां पर दोस्तों सी, ठीक है, सी 45 दे दिया है। आप वाला फॉर्मूला सॉरी थीटा जो साइन सी जो होता है ये थीटा की जगह पर होता है साइन थीटा, तो वहां पर हम लगाते हैं ना स्नेल का नियम, तो उससे कर देना, ठीक है, लास्ट में आगे। तो उसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो एन पूछा है, जो न्यू होता है दोस्तों न्यू, वो पूछा है न्यू, ठीक है। अब दोस्तों देखिए खे खंड में क्या है, ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ए और बी के बीच पहला श्रेणी क्रम में, ठीक है, दूसरा समांतर क्रम में लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष क्या है, तो दूरदृष्टि दोष क्या है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वह दूरदृष्टि दोष में क्या होती है, दूर की वस्तु क्या होती है, साफ दिखाई देती है लेकिन नजदीक की नहीं, और इसके थोड़े से जो उपयोग है वो लिखे आना, इसके दोष के कारण क्या है वो लिख के आ जाना, ठीक है। अब दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देना, ठीक है, दिखाई देती है, कारण स्पष्ट कीजिए, तो कारण बताइए क्यों दिखाई देती है मरीचिका। जो चमचमाती हुई दिखाई देती है दोस्तों उसे मरीचिका कहते हैं, जो धूप में जो चमचमाते हुए दिखाई देती है जिसे कहते हैं दोपहरी झमझमा रही है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ये एक हमारा जो है न्यूमेरिकल आ गया, ये न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न बहुत ही अच्छा होता है, इसमें नंबर नहीं कटते दोस्तों। अगर आपने इसमें सही कर लिया तो राइटिंग के ऊपर आपके इस पे बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने सॉल्व कर रखा है, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस के सामने, ठीक है दोस्तों, तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात करनी है। स्थिति और दूरी ज्ञात करनी है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप इसको बना लेना, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, एक लंबे सीधे तार में इतने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है यानी बह रही है, तो तार में 50 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको आसानी से बना लेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर अथवा में अगर आपको ये याद नहीं हो तो 2 क्वेश्चन आपको ये दे देगा अथवा में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों
आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं बन पाए तो अथवा में बना लेना। विद्युत सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सामर्थ्य मतलब शक्ति, पावर से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए कि किसी भी वैद्युत बल्ब की सामर्थ्य प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी उल्टी होती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से बना लेना। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में धारा और 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो दोस्तों ये आप अच्छे से बना लेना। अगर आपने तैयारी कर रखी है इसकी बनाने की, इसको बार बार रिपीट कर देना है। आपकी जो मॉडल पेपर होते हैं उसमें मिल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से, ये ऊपर ही रखा हुआ मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन है अथवा में, दिष्ट धारा विद्युत जनित्र के सिद्धांत एवं कार्य का सचित वर्णन कीजिए। ये भी आप अच्छे से बना लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। अब देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न आ गया दोस्तों। बहुविकल्पीय प्रश्न में सारे बताऊंगा, टोटल बताऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों चलिए, क्या होता है एसिटाल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम? आईयूपीएसी नाम बताना है दोस्तों। तो क्या होता है? एथेनॉल, एथेनल, एथीन, एथाइन। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा एथेनल। अब दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का जो ख खंड है, अम्लीय। दोस्तों ये खंड ख में पढ़ रहे हैं, अब हम के तो हमने पढ़ लिया, अब ख खंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या है दोस्तों? तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो पैमाना होता है, स्केल जो होता है वो 1 से 14, 0 से 14 तक होता है। ठीक है, 0 से 14 तक होता है और यहां पर होता है 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, यहां पर जो दोस्तों अम्लीय जो होता है वो 7 से कम होता है। अम्लीय की बात करेंगे, अम्लीय विलयन की, तो 7 से कम होता है। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा, देखिए 7 से कम वाले को जो कहेंगे तो अम्लीय। ठीक है, अम्लीय। और जो 7 से ज्यादा को होगा क्षारीय। क्षारीय, क्षारीय विलयन होगा। और जो 7 पर होगा वो क्या होगा? उदासीन। उदासीन। ठीक है, आपको ये याद ही होगा, उदासीन। ये होता है पीएच मान का स्केल, पीएच मान का पैमाना बोलते हैं इसे। जो भी विलयन 7 से कम होगा उसे अम्लीय विलयन कहेंगे, 7 से ज्यादा होगा क्षारीय कहेंगे, और जो 7 के बराबर होगा वो उदासीन कहेंगे। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो 7 से कम पे जाएगा। ठीक, और अब दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल में होती है हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का कैसे प्राप्त करें? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट में आते हैं दोस्तों। बेकिंग सोडा से धावन सोडा कैसे प्राप्त करें? अमोनिया से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करें? ठीक है, ये बना लेना, अच्छे क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं, इस बार भी आने के चांस है 2024 के एग्जाम में दोस्तों। अब के क्वेश्चन क्या है? के क्वेश्चन में है कॉपर के 2 सल्फाइड आयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए। भर्जन तथा निष्पात अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों इसको भी बना लेना, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आ जाइए दोस्तों, परमाणु संख्या 36 वाले तत्व का नाम लिखिए। तो परमाणु संख्या 36 वाला जो तत्व है उसे हम क्रिप्टॉन बोलते हैं, जिसे Kr से लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, और आवर्त सारणी में ये 4 नंबर पर आता है, इसे अक्रिय गैस का वर्ग नंबर 18 कहते हैं। ठीक है, वर्ग नंबर 18 में होते ही ये। और देखिए इसका जो वो होता है, देखिए आवर्त सारणी में इसका जो नंबर होता है दोस्तों वो कैसे निकालते हैं? वो ऐसे निकालते हैं 2 8 18 8। ठीक है, इस तरीके से इसको निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों, परमाणु क्रमांक ऐसे निकालते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, इसका के क्वेश्चन है ये, जिसका क्वेश्चन नंबर के का 2 नंबर का है ये भी दोस्तों। अमोनिया गैस को वायु के नीचे विस्थापित द्वारा
विस्थापन द्वारा तथा सल्फर डाइऑक्साइड को वायु के ऊपर विस्थापन द्वारा क्यों एकत्रित किया जाता है? तो ये कारण बताना है कि क्यों एकत्रित किया जाता है। एकत्रित का मतलब होता है, एकत्रित का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। क्या होता है जबकि मीथेन, दोस्तों ये बताइए क्या होता है जब ये क्वेश्चन आते हैं बार बार, ठीक है। मीथेन का ओजोन से ऑक्सीकरण किया जाता है, मीथेन का ओजोन से ऑक्सीकरण किया जाता है। तो अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर, खंड नंबर दूसरा है, एथिलीन की क्रिया क्षारीय पोटेशियम परमानेंट से कराई जाती है, ठीक है। तो इसको भी बना लेना, अच्छे ये क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, जो कि आपको मिलेंगे 5 नंबर। दोस्तों 5 है तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एसिटिलीन अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बना लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको बना लेना। एसिटिलीन अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख 4 रासायनिक गुणधर्म में समीकरण देते हुए लिखिए। इसके 2 उपयोग भी लिखिए। तो 2 उपयोग पूछ रहा है और कुछ नहीं, गुणधर्म पूछ रहा है और इसको बनाने की विधि। दोस्तों बहुत ही आसान है, अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं तो इसको बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखने के लिए आती है दोस्तों, बहुत ही आसान है टिप्पणी, अगर आपने पढ़ रखी होगी तो बहुत ही आसानी से बना लेंगे। ये आपको जो मॉडल पेपर है उसमें बहुत सारी टिप्पणी होती है, उसमें से 1-2 कम से कम दोस्तों 3 टिप्पणी याद करके जाना, उसमें से आपकी 1-2 फंस जाएगी जरूर। अब देखिए इसमें से याद करके चले गए तो दोस्तों इसमें से ही 1-2 फंस जाएगी, मैं गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं, इनमें से ही 1-2 फंसेगी, ठीक है। एसिडीकरण, एस्टरीकरण और मिष्ट अभिक्रिया और साबुनीकरण, ये 3 है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 2 नंबर की है, ये भी 2 नंबर की है, ये 3 नंबर की है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। और अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न घ, खंड नंबर घ, उद्यान मटर में प्रभावी लक्षण है। तो उद्यान मटर जो है उसमें जो प्रभावी लक्षण होते हैं, लंबे तने नहीं, लंबे तने भी नहीं, तो झुर्रीदार बीज और रंगीन बीज, गोल बीज। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर जाएगा झुर्रीदार बीज, ठीक है। इसको बना लेना, याद कर लेना अच्छे से। अंतर अवस्था के दौरान केंद्रक में किसका जाल होता है? तो अंतर अवस्था के दौरान जो केंद्रक में जाल होता है दोस्तों वो होता है क्रोमेटिन धागे का, क्रोमेटिन धागे का। तो हमारा राइट आंसर जाएगा दूसरे खंड पे, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर घ है हमारा, खंड नंबर घ, 2 डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा? तो बताइए किसके द्वारा? पेप्टाइड बंध के द्वारा, संयोजी बंध के द्वारा, ग्लेसियरिडी बंध के द्वारा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हाइड्रोजन बंध के द्वारा, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना, बना लेना। जैव विकास का मूल सूत्र है, तो जैव विकास का जो मूल सूत्र है दोस्तों वो है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन जैव विकास का दोस्तों क्या है? मूल सूत्र है। इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए अब आ गए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल जोन के जो अनुवांशिकता पर आधारित क्वेश्चन है, आपकी बायोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आ गए हैं, ठीक है। देखिए यदि किसी चूहे की पूंछ काटकर प्रजनन कराया जाए तो बच्चा कैसा पैदा हो और क्यों? देखिए क्या क्वेश्चन है, चूहे की पूंछ काटकर प्रजनन कराया जाए तो बच्चा कैसा पैदा हो और क्यों? ये कारण लिखना है। प्रजनन का मतलब है बच्चे की पैदाइश कराया जाए, तो ठीक है, प्रजनन का मतलब है बच्चे को पैदा कराया जाए, ठीक है। इसका मतलब यह है, ब्याने को कहते हैं, जैसे चूहा बिल्ली ब्याते हैं उन्हें प्रजनन कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। इसको सीखने में भी मजा आएगा, सब कुछ। अगर आपने प्रश्न पढ़ा होगा तो आपको दिल कर रहा होगा कि इसको सीखेंगे, क्यों ऐसा पैदा होता है बच्चा, ठीक है। पूंछ काट दी जाए और उसको ब्याया जाए, ठीक है।
यानी बच्चा पैदा कराया जाए उससे, तो कैसा पैदा होगा, ठीक है। आपके दिल में भी ये ख्वाहिश होगी, ये विचार, ये प्रश्न उठ रहा होगा, ठीक है। इस प्रश्न को पढ़ने के बाद अब आप खोजे ना जाके मॉडल पेपर में, ठीक है, तो जरूर मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, श्वसन तथा दहन में अंतर बताइए। श्वसन कहते हैं सांस लेने को, ठीक है, और अंदर लेने को कहते हैं दहन, मतलब अंदर लेने को। दहन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों देखिए, क्या होता है जब किशमिश को जल में डालते हैं। किशमिश, दोस्तों किशमिश की बात चल रही, किशमिश को जल में डालते हैं तथा अंगूर को चीनी के गाढ़े घोल में डालते हैं। अब बताइए दोस्तों, क्या होता है जब किशमिश को जल में डालेंगे और अंगूर को चीनी के गाढ़े घोल में डालेंगे, ठीक है। ये आपको बताना है, बहुत ही आसान है, मजा आएगा इसे पढ़ने में, मॉडल पेपर में जाकर देखना। अब दोस्तों देखिए, मेडल का प्रथम नियम, इसको विस्तृत रूप में समझाइए। जो मेडल वैज्ञानिक का नाम है, तो उसका प्रथम नियम जो है वो आपको देखना है, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, जाकर देख लेना। और कुछ नहीं पूछा दोस्तों, बहुत ही आसान नंबर, आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा प्रथम नियम होता है, ठीक है। अगर आप इसको अधिक बार देख लें तो फ्री के 4 नंबर मिलेंगे दोस्तों। अब देखिए, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने बताई थी। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने बताई थी, इसके जो वैज्ञानिक है उनका नाम बताना है और इसको विस्तृत रूप में समझाइए और इसको थोड़ा सा समझाना है, ठीक है। इसके आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों, 4 नंबर। अब देखिए, धमनी खे खंड को क्या है, धमनी तथा सिरा को परिभाषित कीजिए। धमनी तथा सिरा, देखिए धमनी किसे कहते हैं दोस्तों, जो नस होती है, नस, ठीक है, नस जो होती है उसके अंदर देखिए हाथ जो है मेरा, ये इसमें जो है दोस्तों, ये केड़ी वाली नस जो होती है, हार्ड वाली, इसे बोलते हैं धमनी, ठीक है। और जो सॉफ्ट वाली जो नस होती है उसे बोलते हैं सिरा। तो इनकी परिभाषित कीजिए तथा धमनी तथा सिरा में कोई 4 अंतर बताइए, ठीक है। और दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा, अथवा अगर आपको ये याद नहीं हो तो ये लिख देना, मुख कहते हैं मुंह को, मुंह से लेकर आमाशय कहते हैं पेट को, पेट तक होने वाली पाचन क्रिया को प्रभावित करने वाले विकरों के कार्यों को उल्लेख कीजिए। जो मुंह से लेकर पेट तक जाने वाले जो पाचन क्रिया, उनका बारे में बताना है कि कैसे कैसे पचता है खाना, कौन कौन सी लार मिलती है और कौन कौन सी ग्रंथि से वो होकर जाता है, ठीक है। ये बताना है, इसके 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको अच्छे से पढ़कर जाना। अब वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इस क्रिया में एहिटोमेटा की क्या भूमिका है, चित्र सहित समझाइए। तो दोस्तों आपको इसको देखना है, ये पूरा ग्राफ बनाना है, आपको इसके नंबर मिलने वाले हैं 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देख लेना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अथवा अगर आपकी याद नहीं है तो पौधे में प्रजनन पर एक निबंध लिखना है। पौधों में प्रजनन का मतलब वही है, एक पौधे से दूसरा पौधा कैसे बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब कोई प्रश्न नहीं बचा, पूरी पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमें से बहुत कुछ जानकारी अच्छी मिली होगी। और दोस्तों अगर आप इससे कुछ सीखे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप इसको अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ 35 से 40 नंबर आपके दोस्तों कहीं नहीं गए। आप इसको अच्छे से तैयार करके जाना, समझ के जाना, और जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया उनको देख कर जाना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।